हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न पर्यावरणीय भूगोल से संबंधित है। पृथ्वी पर जीवन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन। 1987 में आई रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, इसमें सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया गया, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष प्रभाव की प्रतिपुष्टि कब सकारात्मक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण पर मानव गतिविधि के सकारात्मक प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण प्रतिपुष्टि बदलाव में वृद्धि होती है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला है अजैविक या भौतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायु मंडलीय पर्यावरण और जल मंडलीय पर्यावरण आते हैं। दूसरा है जैविक पर्यावरण। इसके अंतर्गत वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संरक्षण हमें ले जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोषणीय विकास की ओर। पर्यावरण संरक्षण हमें पोषणीय विकास की ओर ले जाता है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। 1960 के दशक के अंत में पश्चिम दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ था। 1968 ईस्वी में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों की चिंता और भी गहरी कर दी। पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गेरो ब्रटलैंड थी। इस आयोग ने अवर कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड रिपोर्ट
1987 ईस्वी में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। अगला प्रश्न है, द एनवायरमेंट इज इसेंशियली न्यूट्रल, इट्स रोल बीइंग डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ कल्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। यह कथन किससे संबंधित है? पर्यावरण मूल रूप से तटस्थ होता है। उसकी भूमिका तकनीक के स्तर, संस्कृति के प्रकार और बदलते समाज की अन्य विशेषताओं पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ड उलमेन का। पर्यावरण की भूमिका प्रौद्योगिकी के स्तर, संस्कृति के प्रकार और समाज बदलने की अन्य विशेषताओं पर अनिवार्य रूप से निर्भर है। उपर्युक्त कथन एडवर्ड उलमेन का है। एडवर्ड उलमेन ने अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत दिया है। जी टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। स्पेट ने प्रसंभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया। एल्सवर्थ हटिंगटन ने सभ्यता के विकास में जलवायु के प्रभावों का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, जीवमंडल का तापमान पृथ्वी पर जो जीव है उसके लिए निर्णायक है। तापमान की सही सीमा जिसमें जीवन सामान्य परिस्थितियों में बिताया जा सकता है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0 डिग्री से +50 डिग्री सेल्सियस। जीवमंडल का तापमान पृथ्वी पर जो जीव है उनके लिए निर्णायक है। तापमान की सही सीमा जिसमें जीवन सामान्य परिस्थितियों में बिताया जा सकता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया प्रारंभ करती है जो हरे पौधों के भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। जीवधारी बहुलता व विविधता में भी जिंदा रह सकते हैं। आगे की प्रश्न पारिस्थितिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वलास रेखा। वलास रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है। विश्व को जंतु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रथम सफल प्रयास A.R. वलास ने 1876 में किया था। इन्होंने विश्व को 6 प्रमुख प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला है पूरा आर्कटिक प्रदेश। इसके अंतर्गत यूरोप और मध्य एवं उत्तरी एशिया को सम्मिलित करते हैं। दूसरा है नूतन आर्कटिक प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है प्राच्य प्रदेश। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है इथियोपियन प्रदेश। सहारा के दक्षिण का समस्त अफ्रीकी भाग और सुदूर दक्षिण पूर्व अरेबिया। पांचवा है ऑस्ट्रेलियन प्रदेश। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य के कुछ द्वीप। चौथा है नवायन वृत्तीय प्रदेश। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का स्तर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अणु, जनसंख्या और समुदाय, वायोम तथा जीव ये सभी पारिस्थितिकी संगठन के स्तर हैं। किसी भी जीवित प्राणी को जीव के अंतर्गत रखा जाता है। जनसंख्या एक ही समय में एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाली समान प्रजाति के निजी सदस्यों का एक समूह होता है, जैसे एक तालाब में मेढक तथा महासागर के एक क्षेत्र में साथ साथ संचरण करने वाली व्हेल मछलियों का एक समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपघटक या डीकम्पोजर्स। अपघटक के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित करते हैं। इस क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिनका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवी अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समायोजन प्रावस्था, फेज ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन प्रावस्था जीवी अनुक्रमण के प्रावस्थाओं में से एक नहीं है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या आवास में वनस्पति के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को अनुक्रम कहते हैं तथा इस प्रकार के परिवर्तन के क्रम को क्रमक कहते हैं। वर्ष 1916 में क्लीमेंटस ने वनस्पति के अनुक्रमिक विकास या जैविक अनुक्रम में 6 प्रस्थाओं का उल्लेख किया है। प्रावस्था 1 में विवस्त्रीकरण या नोटेशन है। प्रावस्था 2 में प्रवास या माइग्रेशन। प्रावस्था 3 आस्थान या इसेसिस। प्रावस्था 4 में स्पर्धा या कंपटीशन। प्रावस्था 5 में प्रतिक्रिया या रिएक्शन और प्रावस्था 6 में स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में इनमें से कौन सा पोषण स्तर 1 में जगह बना लेता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधे। आहार श्रृंखला में पौधे उष्णवलय स्तर 1 में जगह बना लेते हैं। आहार एवं ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहाँ पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं, जो इस प्रकार हैं। हरे पेड़ पौधे या उत्पादक, ये स्वपोषी हैं। शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, ये विषमपोषी हैं। मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता, ये भी विषमपोषी हैं। और शीर्ष मांसभक्षी या तृतीयक उपभोक्ता, ये भी विषमपोषी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौधों में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण से श्वसन की ऋणात्मकता। शुद्ध प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में पूर्ण प्रकाश संश्लेषण से श्वसन की ऋणात्मकता होती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी आला नीच क्या संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। पारिस्थितिकी आला पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना को जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किसी पौधे की सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा मान संख्या क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 10। किसी पौधे की सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा मान संख्या 6 से 10 होती है। संकटग्रस्त प्रजातियां में वे सभी प्रजातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए नीवल प्राथमिक उत्पादक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
सकल प्राथमिक उत्पादन श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके अस्थायी रहने की सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। प्रथम उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पदार्थों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। इसे भार या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैव मात्रा में उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसे g पे पावर -2 y/r पे पावर -1 या y/r पे पावर -1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है g पे पावर -2 y/r पे पावर -1 अथवा y/r-1 को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैव ईंधन या बायोमास के उत्पादन की दर एक निश्चित अवधि में प्रति यूनिट क्षेत्र में y/-1 ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में मापा जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादन जैव ईंधन की मात्रा है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिग्रहित करके एक वर्ष में बनाते हैं। अगला प्रश्न है जो प्लैंकटन से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता। सागरी बायोम के प्रकाशित क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जंतु और पादपों को प्लैंकटन कहते हैं। इस श्रेणी के पादपों को फाइटोप्लैंकटन तथा जंतुओं को जूप्लैंकटन कहते हैं। फाइटोप्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं, अतः यह खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं, जबकि जूप्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अतः जंतु प्लैंकटन प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जंतु प्लैंकटन का आकार 1 मिलीमीटर से कई मीटर तक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और अवसाद पोषित जंतु। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए 2 कॉलमों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में उपभोक्ता और सूची 2 में जीव दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी और विघटक अपमार्जक होते हैं। अगला प्रश्न है एक घास भूमि परितंत्र में सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किसकी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्पादक की। एक घास भूमि परितंत्र में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं, ऊर्जा तथा जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जैव मात्रा अधिक होती है और इस तरह से शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार से निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होती है। एक घास मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड इस प्रकार है, इसमें प्राथमिक उत्पादक, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता और इसमें तृतीयक उपभोक्ता आएगा। अगला प्रश्न है नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोटिक। नदी मुहाना परितंत्र लोटिक परितंत्र कहलाता है। स्थलीय परितंत्र के समान ही जलीय परितंत्र का भी एक स्वरूप होता है। जलीय परितंत्र पोषक तत्वों की उपलब्धता, जलधारा तथा लवणता आदि से प्रभावित होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ जल परितंत्र तथा सागरीय परितंत्र में विभाजित किया जाता है। स्थिर या रुका हुआ जल जैसे तालाब और झील को लैंटिक परितंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि बहता हुआ जल जैसे झरना, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं तथा नदियां आदि को लोटिक परितंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। किसी जीव का पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। शाकाहारी या प्राथमिक उत्पादक द्वितीय पोषण स्तर में एवं मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर से संबद्ध है तथा उच्च मांसाहारी या चतुर्थ उपभोक्ता चौथे पोषण स्तर से संबद्ध होते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न है, जैव भार के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसमें बायोमास में सभी सजीवों का द्रव्यमान तथा भार प्रति इकाई क्षेत्र तथा समय के संदर्भ में सम्मिलित होता है तथा इसके तहत पौधे और जानवर भी सम्मिलित होते हैं। बायोमास को जीव भार पिरामिड के रूप में परिदर्शित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सांख्य के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। बायोमास को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। जैव भार पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, सीधा जैव भार पिरामिड तथा उल्टा जैव भार पिरामिड। अगला प्रश्न है, यदि ए कीटों का प्रतिनिधित्व करता है, बी बाज का प्रतिनिधित्व करता है, सी सांप का प्रतिनिधित्व करता है और डी मेढक का प्रतिनिधित्व करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही क्रम में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी, सी, बी। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में जीवधारियों का क्रम इस प्रकार होगा: कीट, मेढक, सांप, बाज। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक व अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व सम्मिलित हैं। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक शामिल हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे तथा सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है, उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज और नेवला आदि। अपघटक वे होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसे पौधे पर निर्भर रहने वाले जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है मूल उपभोक्ता। मूल उपभोक्ता को पौधे पर निर्भर रहने वाले जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकताओं के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें उपभोक्ता तथा परपोषित भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। पोषण स्तर 1 में हरे पौधे आते हैं। पोषण स्तर 2 में शाकाहारी जंतु या प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। पोषण स्तर 3 में मांसाहारी जंतु आते हैं। और पोषण स्तर 4 में जो निचले तीनों पोषण स्तर का आहार ले सकता है वे सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, 2 कॉलम नीचे दिए गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, खाद्य श्रृंखला का अनेक जीव जंतु अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भर है होगा। खाद्य जाल का खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबद्ध एवं अन्योन्यान्ती स्वरूप होगा। पोषक स्तर पारिस्थितिकी में कई क्रमानुसार स्तर होगा। और बायोम का वनस्पति जगत और प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समुदाय होगा। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह नीचे दिया गया है, रिक्त की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन है सूर्य की रोशनी। पर्यावरण प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम इस प्रकार है, सूर्य की रोशनी, उत्पादक, वनस्पति जीवी, मांस भक्षी और शीर्ष मांसाहारी। अगला प्रश्न है, क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहले में ए में तृतीयक उपभोक्ता, बी में द्वितीयक उपभोक्ता, सी में प्राथमिक उपभोक्ता और डी में विनिर्माता। इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी 2 प्रजातियां समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। दूसरा है, कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिकी निकेत ग्रहण करती हैं। तीसरा है, पारिस्थितिकी निकेत जनसंख्या संसाधन चर में प्रभावित नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पारिस्थितिकी निकेत शब्द सर्वप्रथम ग्रिनेल द्वारा वर्ष 1917 में सूक्ष्म आवास का वर्णन करने हेतु प्रयोग में लाया गया। स्पर्धी अपवर्जन का कानून कहता है कि कोई भी 2 प्रजातियां समान निकेत को ग्रहण नहीं करेंगी तथा एक ही पर्यावास में समान संसाधनों के लिए बहुत समय तथा प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। पारिस्थितिकी कर्मता किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। पारिस्थितिकी निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। कम प्रभावी प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावी प्रजातियां विस्तृत तथा व्यापक पारिस्थितिकी निकेत ग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकी व्यवस्था के दो घटक होते हैं, वे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोटिक एंड अबायोटिक, जैवी और अजैव। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक व अजैविक नामक दो घटक होते हैं। पारिस्थितिकी सामान्य रूप से उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य चेन में ट्रॉफिक लेवल 1 में अपनी जगह बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधे। पौधे खाद्य चेन के ट्रॉफिक लेवल 1 में अपनी जगह बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आहार पोषण पदानुक्रम में संपन्न होता है। यह पोषण कई स्तरों पर संपन्न होता है, इसे पोषण स्तर कहते हैं। आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार या खाद्य श्रृंखला कहते हैं तथा जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। इस आधार पर जीवों को असतत पोषण स्तरों में विभक्त करते हैं, जिसमें प्रत्येक अगला स्तर पहले वाले स्तर पर निर्भर करता है। पोषण स्तर एक आहार श्रृंखला में आहार स्तर स्वपोषित या प्राथमिक उत्पादक जीवों का होता है, जिसमें हरे पौधे को सम्मिलित करते हैं। अगला प्रश्न है, खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षाकृत स्थिर समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। खुले और विभिन्न आकारों और प्रकारों अपेक्षाकृत स्थिर समतुल्यता में जीवों और अकार्बनिक घटकों से युक्त भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एन.जी. टॉन्सले ने 1935 में किया। टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जीवों तथा अजैविक संघटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर दशा में होता है। यह विवृत तंत्र होता है तथा विभिन्न आकारों एवं प्रकारों का होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।